वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। ये लास्ट लेक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का। उसके बाद टॉपिक आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको याद होगा हमने इसमें डिस्कस किया था पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की थी। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने कहा था इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट गेन करता है। ठीक है बेटा, मैंने बताया था। इसलिए ऐसे सब्सटेंस को जब हम ले जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करता हूं, ऐसा क्यों होता है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम ये रख दें तो ये हमारा m है, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा mb sin थीटा। ये टॉर्क इसको अलाइन कर देगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहले मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लगा दें तो हमने आपको बताया था जितने भी एटम्स हैं वो अलाइंड हो जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टॉर्क के कारण, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट गेन करेगा। बात समझ में आ गई। एक चीज यहां पे ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल काजेज है वो है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज की बात कर रहा हूं। वाइल फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो इसका काजेस क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए वो है हमारा ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन काजेस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक तो मैंने स्पिन मोशन की बात की, स्पिन मोशन किसके केस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारा काजेज है वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। बात समझ में आ गई। कुछ हम एग्जांपल्स आपको बता देते हैं इसके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। देख लीजिए, मैं डिस्कस करता हूं। देखिए मेरे बच्चे, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, SnPt, एल्यूमिनियम, O2 एटसेट्रा, इट मे बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये हमारा क्या है, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हमने बात की। और काजेस हमने क्या बताया, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैं यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बहुत आसान आसान है, जो मैंने पहले कराई थी कुछ वैसी ही। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है, देखिए मान लो हमने आपसे कहा था कि अगर हम, ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और हमने एक स्पेसिमेन डाल दिया इसके अंदर, किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो क्या होगा मेरे बच्चे, ये इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है इट बिकम्स क्या, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्गेस्ट साइड ये परपेंडिकुलर होगी स्मॉलेस्ट साइड।
सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इट विल अलाउ टू पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू देम। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो दूसरी प्रॉपर्टी है इट अलाउ टू पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू देम। बहुत आसान है मेरे बच्चे। मीन्स अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लें और इसमें डाल दें स्पेसिमेन ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो लाइंस हमारी कुछ इस तरीके से पास होंगी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो म्यू बड़ा होगा म्यू नॉट से और बी बड़ा होगा बी नॉट से। ठीक है बेटा, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने नहीं करवाया था आपको, हमने क्या कराया था बेटा, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या थी, म्यू बाई म्यू नॉट या बी बाई बी नॉट, ये ग्रेटर देन 1 आएगा उसके अकॉर्डिंग। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी म्यू आर माइनस 1 थी, तो आप कह सकते हैं जब म्यू आर 1 से बड़ा है तो ससेप्टेबिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ गई? मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इसको समझिए जरा आप लोग। मीन्स अगर हम IH ग्राफ खींचे, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये H मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो ग्राफ कैसा आएगा मेरे बच्चे, बहुत आसान सा है। दिस इज I, दिस इज H, उसमें नेगेटिव था इसमें पॉजिटिव है, Y, दिस इज H, दिस इज, तो ये तो IH ग्राफ हो गया, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी। फोर्थ जो आप ध्यान देना कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? तो XM एक तो स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा, किसके लिए, फॉर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। बट याद होगा चाइम नेगेटिव था, स्मॉल था और नेगेटिव था इसके लिए फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पे अगर हम ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ आएगा, दिस इज चाइम, दिस इज टी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारा है वो ग्राफ है बिटवीन चाइम का उसके टेम्परेचर के साथ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ। तो ये ग्राफ हमारा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? एक पॉइंट हम और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मेरे बच्चे, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मूव करता है फ्रॉम क्या, लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इसमें उल्टा था बेटा, हाई से लो की तरफ था। तो अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो आप एक मान लो ट्यूब है जिसमें हमने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, ओके, और यहां पे मैग्नेट लगा देते हैं। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक्चुअली लेवल ये होना चाहिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो यहां चूंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे क्या होगा हमारा
वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पे तो लेवल चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लेवल गिर गया और यहाँ पे लेवल क्या हो गया, चढ़ गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ लो मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी विच आर रिलेटेड टू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हमने डाया की बात की, हमने पैरा की बात की। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक तीसरा जो लास्ट हमारा है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बेटा, देखिए मेरे बच्चों, कभी कभी कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, पूछ लेते हैं ये डाया है या पैरा है या फेरो है। पैरा की अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने कहा था चाहियम म्यू आर माइनस 1, म्यू बड़ा होता है म्यू नॉट से, तो इसलिए म्यू आर 1 से बड़ा होगा और चाहियम पॉजिटिव होगा। एक चीज तो बात की थी मैंने ये, ठीक है बेटा। तो पहली जो कंडीशन डिस्कस की जाती है वो 0, दैट इज चाहियम, और दैट इज ये हमारा होता है लेस देन एक क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज एप्सिलॉन। ये हमारी होती है पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रहेगा। या इसका एक पॉइंट और हम लेते हैं बेटा न्यू आर के टर्म्स में, 1 प्लस चाहिए ग्रेटर देन 1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो हम कहेंगे, एक पॉइंट और ध्यान देना कि जो चाहियम की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1 से तो बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा ट्रू होता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप देखते हो तो सीधे लिख देंगे आप, ये हमारा मटेरियल कौन सा है, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है फेरो, उसकी हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत आसानी से याद करेंगे आप। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब कुछ सारी प्रॉपर्टी मैच करेगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, बट वहां पे थोड़ा सा वीकली होता है, यहां स्ट्रांगली होगा। तो यहां भी हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जिनमें इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट ध्यान देना, बट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई भी जो मटेरियल होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट फेरो, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। क्यों? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, फेरो में क्या होता है, पूरे मटेरियल के अंदर छोटे छोटे हमारे जोन बनते हैं। उन जोन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन का मतलब एक ऐसा रीजन जिसमें वही एटम लाई करेंगे जिन एटम की एक्सिस क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लो हम इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं, तो 1 2 3 4 डोमेन हो गए। एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें सिर्फ वो एटम लाई करेंगे जिनकी एक्सिस इधर होगी, इसमें वो लाई करेंगे जिनकी एक्सिस इधर होगी, इसमें वो लाई करेंगे जिसमें इधर एक्सेस होगी, इसमें वो लाई करेंगे जिसमें एक्सेस इधर होगी। बात समझ में आ गई? मींस डोमेन जो हमारे हैं रैंडमली ओरिएंटेड।
इसलिए ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, तो फील्ड की एब्सेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं आप ऐसे डायग्राम बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, लाइक दिस। आर यू गेटिंग नॉट? तो दिस इज, ये देखो सारे के सारे हमारे रेंडमली ओरिएंटेड हैं, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक। एक टर्म हमने इस्तेमाल किया है, डोमेन की बात की है। तो डोमेन है क्या? मैंने आपसे कहा था डोमेन का जो डायमेंशन होता है वो होता है लगभग 10⁻³ एंगस्ट्रॉम साइज, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 10⁻10 एटम होते हैं अप्रॉक्स। अब इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, इस डोमेन में, मान लो कोई भी डोमेन हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने ये डोमेन ले लिया, तो इसमें सभी एटम्स की एक्सेस एक ही डायरेक्शन में होगी, मींस तो सारा एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ेगा, ये चीज कभी 0 नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड डोमेन। अब होता क्या है कि जब हम ऐसे सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होता है मेरे बच्चे कि पूरे डोमेन हमारे क्या होंगे, जो पहले रेंडमाइज फॉर्म में होंगे वो अलाइन होंगे। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, दो तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा मैग्नेटाइज किया जाता है। एक तो बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन का साइज चेंज हो जाए, और एक होता है बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। तो जरा ध्यान देना, बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जरा ध्यान देना, बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, पहला हम लेते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन। समझिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अभी मैंने इसको समझाया था, यही समझा दिया, मान लो ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इधर एक्सिस की तरफ जो डोमेन है उसका साइज बढ़ जाएगा, दूसरे वाले का कम हो जाएगा। M1 दैट इज M2, अरे समझ में आ रहा है, दैट इज M3 और M4। तो M2 तो बराबर है M4 के, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन M1 जो हमारा है वो बड़ा है M3 से। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट गेन करेगा, वो क्या होगा, M1 माइनस M2। बात समझ में आ गई? हम तभी कहते हैं कि अगर हम इस सब्सटेंस को कहां रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डोमेन है उनका साइज बढ़ जाएगा, बाकी का साइज घट जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब 0 नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट गेन करेगा। इट मींस अगर हम इसको किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो ये क्या होगा, उसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, वीकली नहीं, स्ट्रांगली। पैरा क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, समझ गए? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है। एक तो हमने बताया बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन, दूसरी चीज हम बात करते हैं बाय रोटेशन ऑफ डोमेन की बात करें, इसकी बात करते हैं। जरा देखिए बेटा, जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। बहुत आसान है मेरे बच्चे,
अब देखिए यहां पे इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो पहले रेंडमाइज फॉर्म में थे, अब हमने स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाया, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जितने भी डोमेन्स थे वो अलाइंड हो गए, तो अब वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे, सभी जुड़ जाएंगे, दैट इज M1 M2 M3 M4। तो M क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। मीन्स पूरा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, गेन करेगा। बात समझ में आया, मीन्स इट गेन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज सारी वही हैं जो हमने पैरा की कराई थी, एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा मेरे बच्चे, वो वहां वीकली है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांगली। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारा है, इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे आते हैं, दैट इज कम अंडर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए मेरे बच्चे कौन कौन से हैं, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये तो याद ही रहेंगे, Fe3O4, Zd और एल्निको, ये हमारे ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो हमारे कंसीडर किए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया बता दिया, पैरा बता दिया, फेरो बता दिया मैंने, ठीक है मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा हम क्यूरीज लॉ की बात कर लेते हैं, वो लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए मेरे बच्चे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक लॉ हमारा दिया था क्यूरी ने। क्यूरी ने क्या किया, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को उन्होंने गर्म किया, तो धीरे धीरे देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करने लगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाया, दैट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। तो मैं बात करता हूँ क्यूरी टेम्परेचर। देखिए बेटा, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर at which ferromagnetic substance start behaving like what, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। देखिए बेटा, हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, इन्होंने जो निकाला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, समझते होंगे, वो आई डायरेक्टली तो हमारा बी था, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो था बेटा टेम्परेचर, ठीक है। बी आप जानते हो डायरेक्टली एच के होता है, तो आई डायरेक्टली क्या हो गया, एच बाई टी, एच इधर ले आए, तो आई बाई एच डायरेक्टली क्या हो गया बेटा, टी। आई बाई एच आप जानते हो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, दिस इज 1/T। ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो आपने देखा कि क्या होगा बेटा, दैट इज चाइम C बाई टी, और C को हम कहते हैं, जो चाइम निकाला C बाई टी, तो C जो हमारा है उसे हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। एक चीज ध्यान देना, अगर हम कहते हैं T ग्रेटर देन TC, बात समझना इस चीज को, T ग्रेटर देन TC,
तो जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगा C/T माइनस TC होगा। ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये ट्रू होगा हमारा सिर्फ इस रिजल्ट के लिए, बाकी रिजल्ट के लिए ट्रू नहीं होगा। समझ गए मेरे बच्चे? अब इसमें जो कुछ ग्राफ खींचे जाते हैं उन ग्राफ के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बेटा? जो IH ग्राफ आएगा और XT ग्राफ, दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं दिखाता हूं। देखिए, म्यू बहुत बड़ा होता है म्यू नॉट से स्ट्रॉन्ग, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वेरी लार्ज, चाइम वेरी लार्ज होगी और चाइम पॉजिटिव भी होगा। मेरी बात समझ गए? अब देखिए, तो IH जो कर्व होगा ठीक है, वो तो कुछ ऐसा चल के फाइनली ये हो कुछ लाइक दिस, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ये करवा रखा ना मैंने, थोड़ा आगे निकल गया तो मैं इधर ही बना देता हूं। ससेप्टिबिलिटी का ये तो IH कर्व था, ठीक है बेटा, और चाइम एंड T का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बेटा? कुछ ऐसा, जैसे चाइम, दिस इज, ठीक है मेरे बच्चे। कुछ और भी जो ग्राफ हैं जिनको हम डिस्कस कर देते हैं, कुछ अलग अलग बुकें अलग अलग डिस्कस करती है, ध्यान देना। ये चीज हमने बता ही दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व को आप बढ़ा लो, कुछ ऐसा होता है, ऐसे आएगा इस तरीके से, और ये T/2 क्या होगा? ये कर्व, ठीक है बेटा। वाई, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, चाइम और T में ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बता देते हैं, IH/T कर्व जो होगा, ये सब कर देख लेना, I और H/T, ये कर्व कुछ हमारा होता है लाइक दिस, इस तरीके से, दिस इज Y, दिस इज Y। तो ये जो मैंने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा है थ्योरी टेम्परेचर की। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये कंप्लीट है। अब इसमें एक हिस्टेरिसिस कर्व भी है जिसको मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से सिलेबस में, डायरेक्ट नहीं है हमारा, बट डायरेक्ट जितना भी सिलेबस में था वो हमने सारी चीज़ें आपको कराई। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे उनके लेक्चर्स हम डालेंगे, लेकिन सिलेबस आपका यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है बेटा। तो आज मैंने मैग्नेटिज्म पूरा करा दिया है। अब हम आपकी प्रॉब्लम्स, डाउट्स आपके लेते रहेंगे, ठीक है, असाइनमेंट देते रहेंगे। प्लीज़ असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपने डाउट्स पूछो, ठीक है। आज इतना ही बेटा, हैव अ नाइस डे।